तो कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी एकदम आसमान छूती हुई गगनचुंबी इमारत का निर्माण हो रहा है। हम्म। लेकिन असली कंक्रीट, लोहे और भारी स्टील का उपयोग करने से पहले उस पूरी इमारत का एक सटीक मॉडल ना लेगो ब्लॉक से तैयार किया जाता है। हाँ, लेगो से बिल्कुल। और बात सिर्फ उसे बनाने तक ही सीमित नहीं है। मतलब उस लेगो मॉडल में एक कृत्रिम भूकंप लाकर ये भी देखा जाता है कि वो इमारत टिकती है या फिर ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। सही बात है। जब ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि हर एक खंबा, हर एक दीवार सुरक्षित है, केवल तभी असली दुनिया में उसका निर्माण शुरू होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की इस जटिल दुनिया में NI मल्टीसिम नाम का एक एडवांस सॉफ्टवेयर बिल्कुल यही काम करता है। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक तुलना दी आपने। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में बिना किसी जोखिम के परीक्षण करने की आज़ादी होना सबसे बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल। और हार्डवेयर की दुनिया में ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ, क्योंकि हार्डवेयर तो महंगा होता है ना। हम्म। खैर, आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी प्रक्रिया को गहराई से समझना है। हम्म। हम यह खंगालने वाले हैं कि कैसे एक वर्चुअल वातावरण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के निर्माण और शिक्षा को पूरी तरह से बदल रहा है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो स्मार्टफोन्स, गाड़ियां या स्मार्ट होम डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, वे असली भौतिक रूप लेने से पहले डिजिटल दुनिया में कैसे परखे जाते हैं। आज हम इस पूरे सफर को समझेंगे। हम्म। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सॉफ्टवेयर केवल ये नहीं दिखाता कि सर्किट का ढांचा क्या है। अच्छा, मतलब सिर्फ एक ब्लूप्रिंट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक साधारण नक्शा या ब्लूप्रिंट बनाने वाला टूल नहीं है। इसका मुख्य जोर इस बात पर है कि वो सर्किट असली दुनिया में क्यों और कैसे काम करेगा। जब हम किसी सर्किट का व्यवहार इस डिजिटल रूप में देखते हैं तो हम उन बुनियादी भौतिक सिद्धांतों को समझ पाते हैं जो उसे असली दुनिया में चलाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम वो जो पुराने ब्रेडबोर्ड, असली तारों और सोल्डरिंग आयरन की दुनिया थी, उससे निकलकर एक पूरी तरह से डिजिटल कैनवस पर जा रहे हैं। हाँ, एकदम सही। लेकिन सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब जाहिर है, किसी भी हार्डवेयर को बनाने से पहले उसका एक स्पष्ट नक्शा होना जरूरी है, जिसे हम स्कीमेटिक कहते हैं। हाँ, स्कीमेटिक कैप्चर। जी। और मल्टी सिम का जो ग्राफिकल इंटरफेस है, वो इस काम को बहुत आसान बनाता है। इसमें बस वो ड्रैग एंड ड्रॉप यानी स्क्रीन पर किसी पुर्जे को माउस से खींचकर सही जगह पर छोड़ने की सुविधा है। और सच कहूं तो ये आसानी कोई छोटी बात नहीं है। जब इंटरफेस जटिल नहीं होता ना, तो एक डिजाइनर या किसी छात्र का पूरा ध्यान अपनी समस्या को सुलझाने पर होता है। लॉजिक पर फोकस रहता है। बिल्कुल। उनका ध्यान इस बात पर नहीं भटकता कि सॉफ्टवेयर के किस मेन्यू में कौन सा टूल छिपा है। लेकिन रुको, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या बात है? अगर सब कुछ इतना ही आसान है, बस ड्रैग और ड्रॉप करना है, तो क्या इससे इंजीनियरिंग के छात्र थोड़े आलसी नहीं हो जाएंगे? अच्छा, आप उस नजरिए से देख रही हैं। हाँ, मेरा मतलब है असली लैब में तो तारों को काटना, उन्हें छीलना और फिर उन्हें ब्रेडबोर्ड पर सही पिन में लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। हाँ, वो तो है। यहाँ तो सब कुछ एकदम पका पकाया मिल रहा है। क्या हम उन्हें हार्डवेयर की असलियत से थोड़ा दूर नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत ही जायज चिंता है आपकी, लेकिन हमें इसे ना थोड़े दूसरे नजरिए से देखना होगा। वो कैसे? देखिए, एक इंजीनियर का मुख्य काम तारों को छीलना नहीं है। उसका मुख्य काम है समस्या का समाधान खोजना, यानी लॉजिक डिजाइन करना। ये बात तो है। जब हम असली लैब में होते हैं तो कई बार हमारा सर्किट इसलिए काम नहीं करता क्योंकि कोई तार अंदर से टूटा हुआ है या कनेक्शन ढीला है। अरे हाँ, वो तो बहुत चिड़चिड़ा कर देता है। ये सॉफ्टवेयर उस समस्या को हटा देता है। हाँ, ये डिजिटल वातावरण उस हार्डवेयर नॉइस को पूरी तरह से हटा देता है। ये छात्रों को शुद्ध लॉजिक और डिजाइन पर फोकस करने की आजादी देता है। ये बात तो समझ में आती है। हम्म, यानी आपका दिमाग सिर्फ सर्किट के डिजाइन पर काम कर रहा है, उन फॉल्टी तारों पर नहीं। एकदम सही। और अगर हम इसके डिजाइनिंग टूल्स की बात करें, तो मैंने पढ़ा है कि इसकी कंपोनेंट लाइब्रेरी किसी बहुत बड़े ग्लोबल सुपरमार्केट जैसी है। हाँ, ये तुलना बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ सिर्फ कुछ बेसिक पुर्जे नहीं हैं, बल्कि असली निर्माताओं के हजारों पार्ट्स मौजूद हैं, जो कंपनियां असल में चिप्स बनाती हैं ना, उनके पार्ट्स। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम कोई सर्किट बनाते हैं तो हम सिर्फ एक सामान्य या जेनेरिक ट्रांजिस्टर नहीं चुनते। अच्छा, हम असली मॉडल चुन सकते हैं। हाँ, हम उस लाइब्रेरी में जाकर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स या NXP जैसी किसी असली कंपनी का वो स्पेसिफिक मॉडल चुनते हैं जिसे हम बाद में बाजार से खरीदने वाले हैं। अरे वाह,
सॉफ्टवेयर को पता होता है कि अगर कमरे का तापमान बढ़ेगा तो वो खास ट्रांजिस्टर कैसा व्यवहार करेगा। और शायद इसीलिए इसके साथ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स यानी आभासी उपकरणों का एक पूरा सेट आता है। जी बिल्कुल। असल दुनिया में किसी इलेक्ट्रॉनिक लैब के अंदर ऑसिलोस्कोप या फंक्शन जनरेटर या मल्टीमीटर जैसे उपकरण बहुत महंगे होते हैं, लाखों रुपए के उपकरण होते हैं। और जरा सी गलती से खराब भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ये सभी उपकरण आपकी स्क्रीन पर बस एक क्लिक की दूरी पर मौजूद है। सही कहा। और वे बिल्कुल असली उपकरणों की तरह ही दिखते हैं और काम भी करते हैं। मतलब हम उनके डायल घुमा सकते हैं। हाँ, आप उनके डायल घुमा सकते हैं, स्क्रीन पर वेव फॉर्म देख सकते हैं। इससे एक बहुत ही इमर्सिव अनुभव मिलता है। पर एक सेकेंड, जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप और इन वर्चुअल उपकरणों की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ एक बहुत ही एडवांस डिजिटल ड्राइंग बोर्ड है? मतलब जैसे किसी कंप्यूटर गेम में हम आकृतियां जोड़ते वैसा कुछ, या ये सॉफ्टवेयर वास्तव में भौतिकी को गहराई से समझता है? यही वो बिंदु है जहां ये सॉफ्टवेयर किसी भी साधारण ड्राइंग टूल से बिल्कुल अलग हो जाता है। अच्छा। स्क्रीन पर दिखने वाला हर एक कंपोनेंट, चाहे वो एक छोटा सा रेजिस्टर हो या कोई जटिल माइक्रो कंट्रोलर, वो अपने असली भौतिक व्यवहार के एक बहुत ही सटीक गणितीय मॉडल से जुड़ा हुआ है। गणितीय मॉडल से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब कोई स्क्रीन पर एक तार से दो पुर्जों को जोड़ता है तो सॉफ्टवेयर सिर्फ एक लाइन नहीं खींच रहा है। तो बैकग्राउंड में कुछ और हो रहा है? बिल्कुल। वो बैकग्राउंड में भारी भरकम कैलकुलेशन शुरू कर देता है। वो समझता है कि इस तार से कितना करंट बहेगा, वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा। वो असल में इलेक्ट्रॉनिक्स के उन सभी नियमों को सिमुलेट कर रहा है जो हमारी असली दुनिया को चलाते हैं। यह भौतिकी का एक जीता जागता वर्चुअल रूप है। ये तो सच में अद्भुत है। तो इसका मतलब है कि जब हमारा डिजिटल नक्शा तैयार हो जाता है तो वो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाँ, एकदम तैयार। और यहीं से हम सर्किट को पावर ऑन करने के उस जादुई चरण में प्रवेश करते हैं जिसे मैं कहती हूँ सिम्युलेशन का जादू, यानी बिना धुएं के गलतियां करना। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बिना धुएं के। ये वाक्यांश हर उस इंसान को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा जिसने कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में काम किया है। बिल्कुल, मैंने भी वो धुआं देखा है। क्योंकि असली लैब में जब कोई सर्किट गलत जुड़ जाता है तो किसी महंगे कैपेसिटर के फटने की तेज आवाज और जलते हुए पुर्जों का तीखा धुआं बहुत डरावना होता है। और उससे भी ज्यादा वो बहुत महंगा होता है यार। एकदम सही। लेकिन यहाँ कोई धुआं नहीं है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही एडवांस सिमुलेशन करता है। और हम यहाँ सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि बल्ब चल रहा है या नहीं, हम सर्किट की व्यवहार की बहुत गहराई में जा रहे हैं। हाँ, जैसे विभिन्न प्रकार के सिमुलेशन होते हैं, डीसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस। मैंने ट्रांजिएंट एनालिसिस और नॉइज एनालिसिस के बारे में भी पढ़ा था। क्या हम इन दोनों को थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर, मैं समझाता हूँ। ट्रांजिएंट एनालिसिस को ऐसे समझें, मान लीजिए हम किसी भारी मशीन या कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं। ठीक है। उस पहले 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पावर का एक अचानक झटका या स्पाइक आता है। अक्सर सर्किट उसी एक पल में सबसे ज्यादा अस्थिर होते हैं और जल भी जाते हैं। हाँ, वो पावर सर्ज होता है। बिल्कुल। भौतिक दुनिया में इतने छोटे समय के स्पाइक को पकड़ना और मापना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस डिजिटल सिमुलेशन में हम समय को धीमा करके आराम से देख सकते हैं कि उस 1 माइक्रोसेकंड में क्या हुआ। ये तो सच में बिजली के लिए एक टाइम मशीन या पॉज बटन होने जैसा है। और नॉइज एनालिसिस क्या है? साधारण शब्दों में नॉइज एनालिसिस का मतलब है सर्किट में कुछ भी या तो भचराहट या अशुद्ध घाना होता है, जो किसी भी चीज का मसला हो सकता है। आपके हिसाब से ये कैसे होता है? जैसे प्रतिरोधक में शोर मचाने वाली सतहों के भीतर, और उन प्रतिरोधकों के भीतर कुछ अजीब केमिकल्स होते हैं। अच्छा। जैसे धातुएं अजीबों में संभावित होती हैं। अच्छा। नॉइज एनालिसिस का उपयोग करते हुए हम किसी भी सर्किट को परख सकते हैं और बता सकते हैं कि उसमें कितना शोर पैदा होता है। ये तो सच में बिजली के लिए एक टाइम मशीन या पॉज बटन होने जैसा है। और नॉइज एनालिसिस क्या है? नॉइज एनालिसिस का मतलब है अनचाहे सिग्नल्स का पता लगाना। जैसे असली दुनिया में जब हम कोई ऑडियो डिवाइस या स्पीकर बनाते हैं तो अक्सर उसमें पीछे से हिस या भिनभिनाहट की आवाज आती है। हाँ, वो अजीब सी बैकग्राउंड नॉइज। उसे ही बैकग्राउंड नॉइज या सिग्नल डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर पहले ही भविष्यवाणी कर देता है कि सर्किट के किस हिस्से से ये डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, ताकि हम उसे असली प्रोडक्ट बनाने से पहले ही सुधार सकें। बिल्कुल। और सबसे जरूरी चीज जो ये बैकग्राउंड में करता है वो है रियल टाइम एरर डिटेक्शन, यानी उसी समय गलतियों को पकड़ना।
तो ये काम कैसे करता है? मतलब सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलता है कि कुछ गलत हो रहा है? जैसा कि हमने पहले बात की, सॉफ्टवेयर लगातार बैकग्राउंड में ओम के नियम और किरचॉफ के नियमों की भारी कैलकुलेशन कर रहा होता है। गणितीय मॉडल अपना काम कर रहे होते हैं। हाँ, तो जैसे ही कोई ऐसा तार जोड़ा जाता है जहां से पुर्जे की क्षमता से ज्यादा करंट बहने वाला हो, गणितीय मॉडल तुरंत बता देता है कि यहाँ सीमा पार हो रही है। अच्छा, तुरंत बता देता है। हाँ, और स्क्रीन पर तुरंत एक वार्निंग आ जाती है कि अगर आपने असली दुनिया में ऐसा किया तो ये पुर्जा जल जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा सुरक्षा जाल है। ये सुरक्षित प्रयोग या सेफ एक्सपेरिमेंटेशन की बहुत बड़ी आजादी देता है। सही कहा आपने। जब सीखने वाले के मन में कुछ भी खराब करने या महंगे उपकरण तोड़ने का डर नहीं होता ना, तो वो ज्यादा साहसी होता है। वो नए नए प्रयोग कर सकता है और ज्यादा रचनात्मक तरीके से सोच सकता है। बिल्कुल, डर के बिना सीखना ही सबसे बेहतरीन शिक्षा है। और यही रचनात्मकता इस सॉफ्टवेयर को केवल स्कूल या कॉलेज के छात्रों तक सीमित नहीं रखती। तो ये उद्योगों में भी इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, ये उद्योग और कारखानों की दुनिया में भी क्रांति ला रही है। तो चलिए इस सुरक्षित डिजिटल वातावरण के सफर को कक्षा से लेकर कारखाने तक देखते हैं। विश्वविद्यालयों में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम तक पढ़ाने के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। शिक्षा के स्तर पर ये सैद्धांतिक किताबों और व्यवहारिक लैब के बीच के पुल का काम करता है। कोई भी छात्र सिर्फ किताब में पढ़कर ये पूरी तरह नहीं समझ सकता कि सिग्नल कैसे एम्पलीफाई होता है। हाँ, विजुअलाइज करना मुश्किल होता है। लेकिन जब वो वर्चुअल ऑसिलोस्कोप पर एक छोटी वेव को बड़ी वेव में बदलते हुए अपनी आंखों से देखता है तो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए उसके दिमाग में छप जाता है। और जब हम R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये और भी गंभीर हो जाता है। बिल्कुल, उद्योग इसका उपयोग कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करने, सिग्नल प्रोसेसिंग और बड़े ऑटोमेशन सिस्टम में कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने सुना है रोबोटिक्स में इस्तेमाल होने वाले माइक्रो कंट्रोलर्स का कोड भी इसी डिजिटल दुनिया में सिमुलेट किया जा सकता है। एकदम सही। और औद्योगिक विकास की इस प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी छलांग है वो है इसका पीसीबी लेआउट के साथ सीधा जुड़ाव। हाँ, अल्टीबोर्ड सॉफ्टवेयर। जब कोई सर्किट मल्टीसिम में पूरी तरह से टेस्ट हो जाता है और पास हो जाता है तो ये सिस्टम उसे सीधा अल्टीबोर्ड में भेज देता है। हाँ, जो उस वर्चुअल सर्किट को एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी लेआउट में बदल देता है। बिल्कुल वैसा हरा बोर्ड जो हमारे कंप्यूटर या टीवी के अंदर होता है। जी बिल्कुल वही। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। बताइए क्या बात है? अगर हम कहते हैं कि सिमुलेशन इतना ही सटीक है, इसके गणितीय मॉडल इतने शानदार हैं कि वे माइक्रोसेकंड की गलतियां पकड़ लेते हैं और हम सीधे सर्किट से पीसीबी लेआउट तक जा सकते हैं, हाँ, तो क्या हमें अब भौतिक प्रोटोटाइप यानी असली हार्डवेयर बनाकर टेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है? क्या हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर परीक्षण अब पुराने जमाने की बात हो गई है? अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो सच्चाई थोड़ी अलग है। कैसे? ये सच है कि सिमुलेशन विकास के समय यानी डेवलपमेंट टाइम को काफी कम कर देता है। जहां पहले इंजीनियरों को हर छोटे बदलाव के लिए एक नया असली बोर्ड बनाना पड़ता था, अब वे अपना 90% काम इस डिजिटल रूप में कर लेते हैं। इससे तो प्रोडक्ट बाजार में जल्दी आते होंगे। बिल्कुल आते हैं, लेकिन यह असली हार्डवेयर परीक्षण का पूरी तरह से स्थान कभी नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? मतलब अगर गणितीय मॉडल 100% परफेक्ट है तो कमी कहाँ रह जाती है? कमी गणित में नहीं है, कमी हमारी भौतिक दुनिया में है। डिजिटल दुनिया एक आदर्श दुनिया है। अच्छा। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर अक्सर यह मानकर चलता है कि पर्यावरण का तापमान पूरी तरह स्थिर है, तारों के बीच कोई अप्रत्याशित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है, जिसे हम EMI कहते हैं। हाँ, और ये भी मान लेता है कि पुर्जे बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया देंगे जैसा उनके डेटा शीट में लिखा है। लेकिन हमारी असली दुनिया बहुत अस्त-व्यस्त है। मतलब बाहरी तत्व बहुत दखलंदाजी करते हैं। बिल्कुल, असली दुनिया में अचानक बढ़ने वाली नमी, धूल, भीषण गर्मी और यहाँ तक कि आसपास रखे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से निकलने वाली रेडियो तरंगें, ये सब ऐसे कारक हैं जो किसी सर्किट के व्यवहार को बदल सकते हैं। एक मोबाइल फोन का सर्किट लैब में बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन बाहर नहीं। हाँ। 45 डिग्री की तेज धूप में कार के डैशबोर्ड पर वो कैसे काम करेगा, ये पूरी तरह से सिमुलेट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अंतिम भौतिक परीक्षण हमेशा जरूरी होता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। डिजिटल दुनिया एकदम परफेक्ट हो सकती है, लेकिन हमारी असली दुनिया में हमेशा अप्रत्याशित कमियां होती हैं। सही बात है। और इसी बात से हम अपनी चर्चा के अगले भाग में प्रवेश करते हैं, जो है सीमाएं और कल की तकनीक। मतलब जो चीजें आज पूरी नहीं है, जो कमियां आज मौजूद हैं, वही तो भविष्य के नए सुधारों का रास्ता खोलती हैं। बिल्कुल, हर एडवांस्ड तकनीक की तरह इस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की भी कुछ स्पष्ट सीमाएं हैं।
सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो है कॉस्ट और प्रोसेसिंग पावर। इस तरह के सॉफ्टवेयर के लाइसेंस काफ़ी महंगे होते हैं। हाँ, जो छोटे स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। और दूसरी बात, एडवांस सिमुलेशन के लिए बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। ये प्रोसेसिंग पावर वाली बात ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक बहुत ही जटिल सर्किट चला रहे हैं जिसमें 10,000 छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं बाप रे। और हर माइक्रोसेकंड में सॉफ्टवेयर को उन सब के वोल्टेज, करंट और हीट का हिसाब रखना है, तो एक साधारण लैपटॉप या डेस्कटॉप बस हैंग हो जाएगा। उसके लिए तो बहुत भारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। बिल्कुल। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की, असली दुनिया के सारे जो गंदे भौतिक प्रभाव हैं उन्हें अभी भी पूरी तरह से वर्चुअल रूप में नहीं उतारा जा सकता। हाँ, ये भी एक सीमा है। लेकिन यही सीमाएं तो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आगे क्या होगा। भविष्य की संभावनाओं यानी फ्यूचर स्कोप को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं वे बेहद रोमांचक हैं। जैसे क्लाउड आधारित सिम्युलेशन सिस्टम का उदय। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्लाउड सिम्युलेशन इस पूरी प्रक्रिया को सच में बदल कर रख देगा, है ना? इसका सीधा मतलब है कि भारी प्रोसेसिंग पावर की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सारा भारी गणितीय काम इंटरनेट के जरिए कहीं दूर बैठे सुपर सर्वर पर होगा। और हम एक साधारण लैपटॉप पर भी सबसे जटिल सर्किट सिम्युलेट कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसका एक और बड़ा फायदा होगा जिसे हम रियल टाइम कोलैबोरेशन कह सकते हैं। आज हम ऑनलाइन दस्तावेजों पर एक साथ काम करते हैं ना? हाँ, गूगल डॉक्स वगैरह पर। तो कल्पना कीजिए कि एक इंजीनियर टोक्यो में है, दूसरा बेंगलुरु में और तीसरा सिलिकॉन वैली में, और वे तीनों एक ही समय में एक ही वर्चुअल सर्किट बोर्ड पर एक साथ काम कर रहे हैं। ये तो कमाल का विजन है। और जब ये तकनीक इतनी जुड़ जाएगी तो इसमें एक और नई चीज शामिल होगी। और वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अरे हाँ, एआई द्वारा सहायता प्राप्त सर्किट डिजाइन। जब एआई इस डिजाइनिंग प्रक्रिया में आएगा तो क्या होगा? जब सिमुलेशन की ये तकनीक क्लाउड और एआई के साथ पूरी तरह जुड़ जाएगी ना, तो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ एक टूल या औजार नहीं रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये डिजाइन प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बन जाएगा। मान लीजिए कोई इंजीनियर एक सर्किट बना रहा है, एआई तुरंत बैकग्राउंड से सुझाव दे सकता है कि अगर आप इस ट्रांजिस्टर की जगह दूसरा वाला इस्तेमाल करें तो सर्किट 20% कम बैटरी खाएगा। अरे वाह! या फिर ये बता सकता है कि आपके इस डिजाइन में आगे चल के हीटिंग की समस्या आ सकती है, इसे अभी बदल लें। ये तो ऐसा है जैसे आपके पास एक हमेशा मौजूद रहने वाला सुपर स्मार्ट सीनियर इंजीनियर हो, जो कभी थकता नहीं है और लगातार आपके काम को बेहतर बना रहा है। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये क्रांतिकारी होगा। छात्रों को न केवल ये पता चलेगा कि उनका सर्किट काम क्यों नहीं कर रहा है, बल्कि एआई उन्हें गाइड भी करेगा। हाँ, एआई एक पर्सनल ट्यूटर की तरह उन्हें ये भी समझाएगा कि उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट गलत समझा है। बहुत ही बढ़िया। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एनआई मल्टीसिम या इस तरह के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर केवल कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने और हार्डवेयर इंजीनियरिंग की उत्पादकता को कई गुना बढ़ाने का एक बेहद सशक्त माध्यम है। और छात्रों के लिए ये उन्हें सीधे इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स यानी उद्योग में काम आने वाले कौशल से लैस करता है। हाँ, जब वे कॉलेज से निकलकर किसी बड़ी टेक कंपनी में कदम रखते हैं तो वे पहले से ही जानते हैं कि सर्किट डिजाइनिंग का असली और सुरक्षित तरीका क्या है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये नवाचार या इनोवेशन की गति को बहुत तेजी दे रहा है। कम समय, कम लागत और शून्य जोखिम के साथ नए आइडियाज को टेस्ट करने की ये सुविधा ही आज की तकनीकी क्रांति की रीढ़ है। और ये बात ना हमारे जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी है। वो कैसे? मतलब जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं, हम जो स्मार्टफोन्स अपनी जेब में रखते हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हम चला रहे हैं, या हमारे घरों में जो स्मार्ट सेंसर्स लगे हैं, ये सभी उपकरण हम तक सुरक्षित पहुंचने से पहले इसी तरह के वर्चुअल परीक्षणों की भट्ठी से होकर गुजरे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सूचना के इस युग में ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के समय में हर हार्डवेयर का जन्म दरअसल पहले सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। वो असली कंक्रीट और स्टील की इमारत बनने से पहले लेगो और सिमुलेशन का एक डिजिटल मॉडल बनती है। एकदम सही। हम भौतिक दुनिया में कुछ भी उतारने से पहले डिजिटल दुनिया में उसकी महारत हासिल करते हैं। यही आज की इंजीनियरिंग की सच्चाई है। लेकिन ये सब ना हमें एक बहुत ही गहरे और थोड़े बेचैन करने वाले विचार पर लाकर छोड़ देता है। अच्छा? हाँ, हमने देखा कि कैसे एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग सिमुलेशन के भविष्य को आकार दे रहे हैं,
तो जरा सोचिए, टाली हो जाते हैं कि वो सर्किट पर पड़ने वाले पर्यावरण, तापमान और हर तरह के भौतिक प्रभावों की 100% सटीक भविष्यवाणी कर सके। जो कि संभव है। तो क्या सर्किट डिजाइनिंग की ये पूरी रचनात्मक प्रक्रिया इंसान के हाथों से निकलकर पूरी तरह से मशीनों के पास चली जाएगी? और अगर ऐसा होता है, तो कल के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की असली भूमिका क्या होगी? क्या वो भविष्य की तकनीक गढ़ने वाला एक असली डिजाइनर रह जाएगा, या सिर्फ एक एआई को निर्देश देने वाला सुपरवाइजर बनकर रह जाएगा?